एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs की सीरीज़, जिसको 2023 का जो अटेम्प्ट था जून वाला, उसमें जो आपका फर्स्ट पेपर था, पेपर 2 फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का, वो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सॉल्यूशन के साथ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें पेपर जो है वो क्वेश्चन सेटर कैसे आपसे पूछता है। प्लीज़ एक बात ध्यान रखो, कभी भी नेट का पेपर कभी भी आप अपीयर कर रहे हैं, दिस टाइम आप जून के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले तो थ्योरीज और थिंकर्स को ना एकदम रट लो। मतलब यू शुड बी हैविंग अ गॉबल इफेक्ट कि रात के 3 बजे भी अगर कोई जगह की पूछ रहे ना, भाई लिबरलिज्म के 2 थिंकर का नाम बताओ, तो एकदम ऐसे तुम क्विकली बोल दो कि लिबरलिज्म में ये थिंकर है, ये है, ये है, ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पेपर को, स्पेशली यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने या फिर क्रैक करना है अगर JRF आपको, सबसे पहले बी थरो विद दी थ्योरीज एंड द थिंकर्स। जितनी भी थ्योरीज हैं, द मेजर थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हो गया, थिंकर्स हो गए, थिंकर्स का क्या आइडिया है, क्या विचार है, वो सब आपको जो है एक आपको बेस आपका जो है वो क्रिएट करता है। अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे, पेपर जो है आपका बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि सारे थिंकर से ही रिलेटेड हैं आपके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको हेल्प करेगा पेपर में। अगर आप तुक्का भी भेड़ोगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी पता, अगर मुझे तुक्का भी भेड़ूंगी मैं, तो तुक्के से मेरा क्वेश्चन सही होता है। इट हैपेंस बिकॉज एवरीथिंग आई कैन नॉट गॉबल बिफोर द एग्जाम। मैं सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकती हूँ, बट हाँ, मैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा मैं ट्रिक यूज करके अपना पेपर क्रैक जरूर कर सकती हूँ, एंड दैट इज व्हाट यूजीसी नेट डिमांड्स फ्रॉम यू, ठीक है। सो आज का पेपर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप हैज गॉन आउट ऑफ फैशन अमंग द पॉलिटिकल थिंकर्स। पहले स्टेटमेंट समझो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप जो है वो फैशन के बाहर जा चुका है पॉलिटिकल थिंकर से। ओके, सिटीजनशिप में आप लोगों ने पढ़ा होगा थिंकर्स, यू नो, लाइक TH मार्शल हो गया, एरिस्टोटल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे जो है थिंकर्स बहुत अटपटे हैं। ओके, पहली बात ये, मैं इनमें से बहुत सारे थिंकर्स को तो जानती नहीं हूँ, हेबरमास को छोड़ के, क्योंकि हेबरमास मुझे पता है जगह है, हेबरमास जो है वो क्रिटिकल या फ्रैंकफर्ट स्कूल का है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको स्ट्रेट आंसर बता देती हूँ। वैन गन्स्टेरिन जो है वो ये लाइन जो है वो बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप हैज गॉन आउट ऑफ द फैशन अमंग पॉलिटिकल थिंकर्स। तो ये आपके चांसेस हैं, अगर कहीं आपका रिपीट हो जाए तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैन गन्स्टेरिन जो है वो ये सिटीजनशिप पे लाइन बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट वाला तो क्वेश्चन, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो यार तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड नेचुरल राइट्स एज द रेटोरिकल नॉनसेंस। कौन होगा भाई, बताओ, सोचो कौन होगा? जहां पे वो नेचुरल राइट्स को कौन क्रिटिसाइज करेगा? सोचो सोचो सोचो। राइट्स वाला टॉपिक किसी ने अगर मेरा देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे सोचो। ये क्वेश्चन अगर नहीं किया किसी का, अगर सही नहीं हुआ, तो समझो तुमने पढ़ाई नहीं की है। फिर बहुत इजी क्वेश्चन है। नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज कौन करेगा? ऐसी बात कौन बोलेगा? बेंथम बोलेगा यार। बेंथम कौन है? लीगल राइट्स का सपोर्टर है। स्मिथ बात करेगा। एडम स्मिथ क्या बात करता है? वो तो इनविजिबल हैंड्स की थ्योरी बोलता है, ठीक है। JS मिल जो है वो ये बात करेगा, नेचुरल राइट्स का वो विरोधी होगा। JS मिल नहीं होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ये बात करेगा नहीं। बचते कौन है भैया? बेंथम जी। तो बेंथम जी को आंसर बना दीजिए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ यूनिवर्सल सिस्टरहुड। पहले यूनिवर्सल सिस्टरहुड को समझो। यूनिवर्सल सिस्टरहुड क्या था? फेमिनिस्ट, अगर किसी ने भी फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो लिबरल फेमिनिस्ट ये बोलती हैं, या फिर जो फेमिनिस्ट का ये आर्ग्यूमेंट रहा है, जो बेसिकली वेस्टर्न फेमिनिस्ट है, उनका ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में सबकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एरियस मैरिन यंग का एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो भी इसी बात पे क्रिटिसाइज करती है कि वेस्टर्न वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं जो वेस्ट का आइडिया ऑफ सब्जुगेशन ऑफ वुमेन है वो कहीं ना कहीं उसको यूनिवर्सलाइज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सिस्टरहुड को कौन रिजेक्ट करेगा? पहले सोचो। लिबरल करेगा। लिबरल कहीं ना कहीं वेस्टर्न से आता है। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट का कहाँ डिमांड रहता है? वो भैया क्लास स्ट्रगल पे ही मानती है हर चीज को जड़। रेडिकल फेमिनिस्ट क्या ये बात बोलेंगी? सोचो।
रेडिकल भी नहीं होगा, ब्लैक फेमिनिस्ट ये बात बोलेंगी। क्यों बोलेंगी ब्लैक फेमिनिस्ट? क्योंकि ब्लैक फेमिनिस्ट का ये मानना है कि देयर आर डिफरेंट लिव्ड एक्सपीरियंसेस और रियलिटी ऑफ द वुमेन इन आवर सोसाइटी, कि अगर एशिया में अगर मैं देखूं इंडिया की विमेन का, नॉर्थ इंडिया की विमेन का प्रोबेबली जो प्रॉब्लम है वो साउथ इंडिया की विमेन का प्रोबेबली जो प्रॉब्लम है उससे अलग है। एक दलित विमेन का प्रॉब्लम अलग है, एक अपर कास्ट विमेन का प्रॉब्लम अलग है, एक नॉर्थ ईस्टर्न विमेन का प्रॉब्लम अलग है, एक वेस्टर्न इंडिया का जो वेस्टर्न इंडिया की जो विमेन है उसका प्रॉब्लम अलग है। माइट बी पॉसिबल नॉर्थ ईस्टर्न विमेन का प्रॉब्लम मे भी होगा कि दे मे बी उनको जो है बॉडी शेमिंग या फिर उनके जो फीचर्स होते हैं ना उनके आईज या उस पर आप जो है उनको क्रिटिसाइज करें। जो राजस्थान की एक विमेन है उसका में भी प्रॉब्लम ये होगा कि उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको अपने फैमिली में जो है उसको बोलने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। एक हरियाणा की विमेन के पास जाओगे तो माइट भी उसकी प्रॉब्लम कुछ और होगी कि उसके हस्बैंड उसको बोलना नहीं दे रहा है। साउथ में जाओगे तो माइट भी प्रॉब्लम कुछ और हो। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सिस्टरहुड का आइडिया जो है रिजेक्ट करती है, वो है ब्लैक फेमिनिस्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द पॉलिटिकल इक्वालिटी देयरफॉर is never real unless it is accompanied by the virtual economic equality and political power। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ती हूं फिर से मैं। Who among the following said political equality therefore is never real unless it is accompanied by the virtual economic equality and political power। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है, एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉलिटिकल पावर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आते हैं ऑप्शंस देखते हैं पहले। अल्फ्रेड कॉबिन, अल्फ्रेड कॉबिन अगर किसी को याद होगा तो वो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड बंदा है, ठीक है। जो डेथ एंड रिवाइवल वाला, अगर किसी ने मेरा जो पूरा मैंने एक वीडियो बनाई है बिहेवियरलिज्म पे एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे, तो उसमें मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी का डेथ रिवाइवल का पूरा एक जर्नी बताई है। तो उस जर्नी को अगर आप उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखी है तो उस वीडियो में मैंने समझाया कि अल्फ्रेड कॉबिन जो है पॉलिटिकल थ्योरी का बंदा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है बट इक्वालिटी की, तो क्या मैं इसको कंसिडर कर सकती हूँ अल्फ्रेड कॉबिन को? अभी तो नहीं कर सकती, तो उसको मैं थोड़ा सा साइड करूंगी। जॉन कॉट्स्की का शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, चलिए इसको भी हटाते हैं। जे.एस. मिल क्या ऐसी बात करेगा पॉलिटिकल इक्वालिटी को लेके? जे.एस. मिल जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को लेके क्या ऐसी बात करेगा? इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय। तो इक्वालिटी का जब मैं आपको वीडियो पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था लास्की, जो कि राइट्स का भी इंपॉर्टेंट थिंकर है एंड इक्वालिटी का भी इंपॉर्टेंट थिंकर है। तो फोर्थ वाले का जो आंसर होता है आपका वो होता है लास्की। तो प्लीज़ गाइस एलिमिनेशन करना सीखो, ठीक है। एलिमिनेशन करना सीखोगे तो तुम्हें अपने आप बहुत ज़्यादा हेल्प होगा पेपर में, तो इससे एलिमिनेशन टेक्निक्स मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो फोर्थ वाले का आंसर आपका है हेरोल्ड जे लास्की। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड वॉर ऑफ पोजिशन इज एसोसिएटेड विद, कौन होगा? पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड वॉर ऑफ पोजिशन। पहले क्वेश्चन देख के हमारा दिमाग घूम जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स होगा? सोचो, कार्ल मार्क्स क्या वॉर की बात करता है? नहीं। कार्ल मार्क्स किसकी बात करता है? क्लास स्ट्रगल की हमने पढ़ा था। ग्रामशी पे होल्ड ऑन करते हैं। ग्रामशी ने हाँ बात की है, कल्चरल हेगेमनी वगैरह की बात की है, थोड़ा बहुत उसने बात की है वॉर की, लोगों का पूरा वो, तो ग्रामशी पे भी होल्ड कर सकते हैं। माओ जेडोंग, माओ जेडोंग क्या ये बात करेगा? माओ जेडोंग भी चलो भैया बात तो कर सकता है, तो रखते हैं बी को भी। फ्रांस फैनन पे आता है। फ्रांस फैनन तो भाई हो सकता है, फ्रांस फैनन तो ब्लैक्स वाइट्स ज़्यादा इनका पोस्ट कॉलोनियल वाला पूरा काम रहा है, तो फ्रांस फैनन को भी साइड लाइन करते हैं। बचता है कौन हमारे पास? माओ जेडोंग एंड ग्रामशी। माओ जेडोंग याद करो चाइनीज थिंकर है। चाइनीज थिंकर क्या ये वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड वॉर ऑफ पोजिशन जैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे? नहीं, इनका चाइनीज टर्म होगा। एंड माओ जेडोंग को जब मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको कभी भी नहीं पढ़ा है कि वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड वॉर ऑफ पोजिशन है। तो आंसर कौन सा बचता है हमारे पास? एंटोनियो ग्रामशी, जिन्होंने कल्चरल हेगेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसको याद कर लीजिए, द टर्म वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड वॉर ऑफ पोजिशन जो है वो एसोसिएटेड है एंटोनियो ग्रामशी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। विथ विच बुक इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड? स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
लॉ इज द कमांड ऑफ दैट पर्सन हुज प्रिसेप्ट कंटेन्स इन रीजन ऑफ ओबीडियंस। अरे बाप रे, लॉ की बात कर रहा है, कमांड की बात कर रहा है, रीजन ऑफ ओबीडियंस की बात कर दी। ओके ओके ओके। लेवाइथन है, डीसीवी, हॉब्स की किताबें दोनों, याद करो। तीसरी बुक दी हुई है मुझे द थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, ओके। एंड चौथी बुक मुझे मिली हुई है रैशनल ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब इसको देखो, सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका ये है कि लेवाइथन में क्या बोलता है हॉब्स, ठीक है। लेवाइथन में हॉब्स का क्या मानना है कि आप अपने सारे राइट्स जो आपके हैं, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन को छोड़ के आप लेवाइथन एक सी मॉन्स्टर को अपने राइट्स को सारे दे दो। बट जो उनकी बुक दे सिवी है उसमें वो बोलते हैं कि लॉ एक ऐसी चीज है जहां पे वो एक पर्सन की लाइफ को कमांड करता है, एक कमांडिंग नेचर है उसका, जिससे वो रीजन ऑफ ओबीडियंस सीखता है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, दे सिवी, एंड इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं। Who among the following claimed that the science of politics was no longer than himself? Who among the following claimed that the science of politics was no longer than himself? Okay, science of politics की बात कर रहा है। ओके बाप रे, ठीक है। पॉलिबियस में भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो वी कैन इग्नोर दिस ऑप्शन, चलो साइड कर देते हैं। मार्क्स, कार्ल मार्क्स का ये बात करेगा साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वॉज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ। कार्ल मार्क्स जो है साइंस एंड पॉलिटिक्स को कभी वो ऐसे साइंस ऑफ पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में कभी उसने बात की है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कार्ल मार्क्स का तो जितना भी आइडिया अगर हम लोग देख ले, वो साइंटिफिक सोशलिज्म की बात कर सकता है, वो कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल की बात करेगा, वो कैपिटलिज्म की बात करेगा, वो हर चीज़ का मेन जड़ जो है कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल में ढूंढता है। ओके, कार्ल मार्क्स को भी साइड करते हैं हम लोग। आते हैं एरिस्टोटल पे। एरिस्टोटल जो है, हाँ, ही वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। पॉलिटिक्स भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग क्लेम्ड कि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वॉज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ। साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वॉज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ, ठीक है। तो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वॉज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ, एरिस्टोटल एंड हॉब्स में से अगर मुझे चूज करना हो तो मैं हॉब्स चूज करूंगी, क्योंकि वो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वॉज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ वॉज अ स्टेटमेंट दैट वॉज गिवन बाय हॉब्स, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु सेड दैट इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन डू, इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन डू रॉन्ग? सोचो कौन होंगे, कौन होंगे? गांधी लग रहा होगा बहुत लोगों को, पहले मैं बता देती हूँ, गांधी लग रहा होगा बहुत लोगों को, क्योंकि इतनी आदर्शवादी स्टेटमेंट है ना, इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन डू रॉन्ग। गांधी कहते हैं ना, पिटे जाओ अपना, अगर एक गाल पे कोई तुम्हें मार दे चाटा तो दूसरा गाल आगे ले जाके रख दो और उस पर भी एक चाटा खा के आ जाओ। तो गांधी, ठीक है, एक ऑप्शन में गांधी रखती हूँ, ठीक है। हेबरमास पे आते कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी, उनका इस चीज़ से लेना देना नहीं होगा, इग्नोर करिए। अम्बेडकर तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। पूना पैक्ट वाला सीन याद करो, पूना पैक्ट में जो अम्बेडकर तो पूरा जाके झगड़ जाते हैं सबसे, तो अम्बेडकर भी नहीं होगा। बचा कौन हमारे पास ऑप्शन? हाना आर्डेंट एंड गांधी, ठीक है। हाना आर्डेंट एक टोटलिटेरियन थिंकर है, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने पढ़ाया भी अपने वीडियोस में। अगर किसी ने नहीं देखी है मेरी वीडियो तो चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, पूरी एक वीडियो मैंने बनाई है हाना आर्डेंट पे, पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी थिंकर्स थे आपके जो सिलेबस में है, कार्ल मार्क्स से लेके हाना आर्डेंट, एंटोनियो ग्राम्शी, सबको मैंने 1 by 1 अच्छे से बिल्कुल कवर किया है। तो इस स्टेटमेंट का हु सेड दैट इट इज़ बेटर टू सफर रॉन्ग देन डू रॉन्ग, इसका आंसर होता है हाना आर्डेंट, ओके। इसका आंसर क्या होगा गाइस? हाना आर्डेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th वन। अकॉर्डिंग टू गांधी, ओके, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। क्या बोल रहा है? क्या ऐसा बात सच है? गांधी का सर्वोदय एंड अंत्योदय का अगर मैं कॉन्सेप्ट एनालाइज करूं, गांधी का सीधा कहना यही था कि आपका जैसा मीन्स है वो चीज़ आपके एंड्स को डिफाइन करेगा। तो उनका ये मानना था कि अगर आप जैसे एंड को करोगे, जैसा आपको, अगर सपोज मुझे अपनी लाइफ में जो है एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, ठीक है, तो मेरा जो एंड गोल है वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनने का है, बट जो मैं मीन्स लूंगी, जो मैं रास्ता लूंगी, वो उसमें मैं क्या कुछ भी कर सकती हूँ गांधी के अकॉर्डिंग?
नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि गांधी वॉज अ मॉरल थिंकर, मोरालिटी भी उनका पूरा है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि गांधी का ये मानना है कि एंड, कि आपका जो अंत गोल है, अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट याद करो, अंत्योदय और जो मीन्स है मेरा, वो दोनों इंटर रिलेटेड है। तो ही जस्टिफाइज कि जो एंड जितना अच्छा होना चाहिए उतना ही अच्छा आपका मीन्स होना चाहिए। तो इसमें 9th वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड्स एंड मीन्स आर इंटर रिलेटेड फॉर गांधी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, गांधी के अकॉर्डिंग एंड्स और मीन्स, कि आप जो काम कर रहे हो और जिस काम को आप पाना चाह रहे हो, उसका रास्ता और उसका मार्ग दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं एंड दोनों ही गुड होना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। एंड जस्टिफाइज मीन्स, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है, बी वाला स्टेटमेंट, ये मैकियावेली के केस में ठीक होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, सावरकर। देखो बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, सावरकर पे ही आता है। सावरकर का डायरेक्ट आंसर इसमें याद करो कि सावरकर जो है प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा बनते हैं 1937 में। सावरकर को एक चीज के लिए और आप याद कर सकते हो, कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं, हिंदुत्व का पूरा आइडियोलॉजी देखते हैं, पितृभूमि का बात करते हैं ये। उसी के साथ ये ही ऑल्सो डिफाइंस दैट हु इज़ अ हिंदू, उसमें वो रिलीजन्स को स्पेसिफाई करते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड उसमें सिखिज्म होता है आपका। जो 4 रिलीजन को जो है सावरकर बोलते हैं कि इन लोगों को आप हिंदू मान सकते हो क्योंकि इनका कर्म भूमि जो है वो भी हिंदू है। राष्ट्र की बात करते हैं तो वो सब सावरकर का कहीं ना कहीं कल्चरल नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं में देखने को मिलता है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स 12 टाइप्स ऑफ कलोनियलिज्म। 12 टाइप्स ऑफ कलोनियलिज्म, इसका मैं आंसर डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। इसका आंसर हुआ है आपका नैन्सी शूमेकर। ये जब मैं पेपर अटेम्प्ट किया है मैंने इसको 2023 जून का, एंड आई वाज सो शॉक कि मैंने बोला कलोनियलिज्म पढ़ा है भाई, बट ये 12 टाइप्स ऑफ कलोनियलिज्म में मैंने ये नाम ही नहीं सुना। मैंने माइकल डॉयल का नाम सुना था, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, माइकल डॉयल का नाम भी सुना था, इनका कॉन्सेप्ट भी मुझे याद था, बट मैंने बाकी 3 नाम नहीं सुने थे। तो आई वॉज जस्ट लाइक, कहते हैं ना, बस तुक्का मार के आ गई थी मैं। बट नाउ व्हेन आई एम टीचिंग यू गाइज, आई वुड से इस क्वेश्चन को भी याद करके जाना, क्योंकि पेपर में पूछ लिए हैं। तो हम लोग तो ब्लंडर करके आ चुके हैं, बट आप लोग बिल्कुल मत ब्लंडर करना। तो इसमें 12 टाइप्स ऑफ कलोनियलिज्म की बात करती है नैन्सी शूमेकर। जो 12 टाइप्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। सेटलर कलोनियलिज्म, प्लांटर कलोनियलिज्म, एक्सट्रैक्टिव कलोनियलिज्म, ट्रेड कलोनियलिज्म, ट्रांसपोर्ट कलोनियलिज्म, लीगल कलोनियलिज्म, रोग कलोनियलिज्म, मिशनरी कलोनियलिज्म, romantic colonialism, post colonial colonialism and not in my backyard colonialism and imperial power colonialism। ठीक है, तो 12 colonialism के टाइप्स इन्होंने बताए हैं नैन्सी शूमेकर ने। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following holds the view that the globalization is transformationism in nature? सोचो कौन होगा, सोचो भाई सोचो कौन होगा, कौन ऐसा विचार रखता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म इन नेचर होगा। सोचो कौन होगा, किसी को याद आ रहा है? सोचो, सिंपल सा आंसर या डेविड हेल्ड, एंथनी मैग्र्यू। तो एंथनी मैग्र्यू तो है नहीं, तो डेविड हेल्ड मार दो। माइकल डॉयल का किसी को कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? क्या दिया था इसने? माइकल डॉयल ने एक कॉन्सेप्ट दिया, बहुत फेमस है वो कॉन्सेप्ट, पेपर में बहुत बार रिपीट भी हुआ है। किसी को याद आ रहा हो तो इट्स डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। ओके, कौन सी है? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। आते हैं आगे। हु गिव द आइडिया ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन? हु गिव द आइडिया ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन? ओके, चलो इसमें ना अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में तो मैं आप लोगों के लिए और इजी बनाऊंगी। ठीक है, लुसियन पाई से चलते हैं, डी ऑप्शन। लुसियन पाई तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट है, ईसीडी का कॉन्सेप्ट दिया है, आई लव पानीपुरी यू डू करके ILPPUD करके इसने पूरा वो बताया है कि क्राइसिस कितने हैं। ठीक है, तो लुसियन पाई तो पॉलिटिकल कल्चर के, तो भाई इसको पहले साइड लाइन करते हैं। हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, डेमोक्रेसी का पूरा बताते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के थिंकर हो गए। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के तो हंटिंगटन होंगे आपके? नहीं होंगे। डेविड एप्टर, डेविड एप्टर की बुक किसी को याद आ रही है?
डेविड एप्टर की, डेविड एप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, कोई याद करो डेविड एप्टर की बुक। डेविड एप्टर, डेविड एप्टर भी यहाँ पे हमें देखते हैं मॉडर्नाइजेशन के थिंकर है, ठीक है, जिन्होंने लिखे पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस के बीच में चूज करना है, आइजेनडार्ट और डेविड एप्टर, क्योंकि सी और डी तो हो ही नहीं सकता है। हंटिंगटन तो भैया डेवलपमेंट का थिंकर है, ठीक है, हंटिंगटन जो है वो डेवलपमेंट का थिंकर है। लूसियन भाई पॉलिटिकल कल्चर वाला है, तो डेवलपमेंट का थिंकर कभी भी मॉडर्नाइजेशन का थिंकर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो डेवलपमेंट का थिंकर है सैमुअल हंटिंगटन। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, डेविड एप्टर और एस.एन. आइजेनडार्ट। डेविड एप्टर की बुक मुझे याद आ रही है पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं हु गिव द आइडिया ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये यहाँ पे होंगे एस.एन. आइजेनडार्ट। आगे के लिए याद कर लो, ठीक है। आते हैं 14th क्वेश्चन पे, हु इज रिलेटेड विद, हाँ एक चीज और बता देती हूँ मैं, कुछ आपको कुछ मॉडर्नाइजेशन के थिंकर्स के नाम बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें आते हैं एस.एम. लिप्सिट, ओके, सबसे पहले आपका नाम आता है इसमें मॉडर्नाइजेशन का जो थिंकर्स हैं आपके, उसमें आते हैं नाम आपका एस.एम. लिप्सिट का, ठीक है, पॉलिटिकल मैन नाम की बुक है। सैमुअल हंटिंगटन, ओके, 1 मिनट, हाँ, मॉडर्नाइजेशन के जो थिंकर्स हैं आपके जो हैं एस.एम. लिप्सिट हो गए, रूस्तो हो गए, ठीक है, ये आपके कुछ थिंकर्स हैं। उसके बाद जब मैं देखूंगी आपके डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में एलमंड है, ईस्टर्न है, ठीक है, तो कुछ थिंकर्स को याद कर सकते हैं आप। और मॉडर्नाइजेशन में डेविड एप्टर भी हो गए आपके, उसी के साथ आइजेनडार्ट भी हो गए। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे, हु इज रिलेटेड विद द एडवेंट ऑफ या स्टार्ट, या किसने जो है शुरू किया है ज़ायनिस्ट मूवमेंट एंड ज़ायनिस्ट कांग्रेस। एक बार नाम याद करो, एक सेकंड, मैंने स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है, जस्ट अ सेकेंड, यस यस, एक नाम याद कर लो, ज़ायनिज्म, ज़ायनिस्ट कांग्रेस, ज़ायनिस्ट मूवमेंट। जब भी आता है ये नाम, इसको इजराइल से कनेक्ट करने की कोशिश करो। इजराइल जो है वो पूरा एक ज़ायनिज्म का पूरा फेस किया है। अगर किसी ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, एंड दे हैव ऑप्टेड फॉर सुनील सर्स पेपर, सुनील चौधरी सर जो हैं उनका पेपर है इंडिया एंड इजराइल कंपेयर करते हुए सोसाइटी स्टेट पूरा करके, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। आई टेल यू गाइस, सुनने में तो पहले तो हम लोग का सर चकराया था क्लास में, बट जब ज़ायनिज्म, ज़ायनिस्ट मूवमेंट, जब इतना कुछ पढ़ा ना, तो वी जस्ट फेल इन लव विद दिस सब्जेक्ट एंड वी एक्चुअली इन्जॉयड दिस पेपर अ लॉट। तो किसी ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, जस्ट मेरा एक सजेशन है एज योर सीनियर, दैट अगर कोई पेपर ये लिया हुआ है इंडिया इजराइल का एंड दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, they can always approach to me. I'll always help you out in this paper. I have my notes of my time and I'm pretty sure that they will be very 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 useful to you guys. And even if you want, I can even make a video on it so that you guys can access to that. So अगर किसी को वीडियोस पे चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो आई श्योरली ब्रिंग अ वीडियो सून सो दैट आप पेपर में जो है उससे हेल्प आउट कर सको। सो बैक टू PYQs, ओके, PYQs में हाँ, ज़ायनिस्ट मूवमेंट एंड ज़ायनिस्ट कांग्रेस, यहाँ पे हम रिलेट करते हैं थियोडोर हर्जल से, ठीक है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ व्हाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी, व्हाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी, ठीक है। अब अलेक्जेंडर वेंट याद करो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट देखता है, ये बोलेगा इंटरनेशनल थ्योरी के बारे में, ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलेगा, चलो हटाओ इसको। कांति वाजपेयी जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, एंड उनका इतना जो है क्रूड स्टेटमेंट कभी भी मैंने सुना नहीं है, ना मैंने देखा है। और कांति वाजपेयी अगर किसी ने नहीं सुना है तो एक इंडियन स्ट्रैटेजिक थॉट करके इनका पूरा मेजर एरिया डोमेन रहा है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो कांति वाजपेयी जो अपनी राइटिंग्स में देखते हैं तो यू कैन ऑलवेज लुक इनटू हिज वर्क, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनका, जो इनका एरिया है, मेजर एरिया है। रॉबर्ट कॉक्स भाई क्रिटिकल थिंकर है, ऐसी बात करेगा नहीं करेगा। बस्ता कौन है? मार्टिन वाइट। तो मार्टिन वाइट जो है वो ये बात बोलते हैं, दे व्हाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी। आगे चलते हैं, या 16th वाला, ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट द लुकिस्ट पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड,
ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट द लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड। क्वेश्चन बहुत पुराना है, इस पर मैंने वीडियो भी एक आपकी बनाई है, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी कौन बनाएगा? नरसिम्हा राव यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1990s में बनाता है पीवी नरसिम्हा राव, बनाते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, जहाँ पे ये बोलते हैं कि इंडिया को एक बिग ब्रदर की तरह काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी की लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो जाता है कि भैया देखना नहीं है, वहाँ पे जाके काम भी करना है, ठीक है। मनमोहन सिंह को जब हम याद करते हैं तो 1-2-3 अग्रीमेंट के लिए याद करो, जो 2005 में साइन हुई, 2005 में साइन हुई है मनमोहन सिंह एंड बुश के बीच में, बुश डॉक्ट्राइन के नाम से जिसको जानते हैं हम। अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत फेमस हमारे रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, बट इनको ये याद रखो 13 डेज की इनकी गवर्नमेंट रही थी, 1996 के आसपास की रही थी इनकी गवर्नमेंट। 13 दिन की सरकार थी, क्योंकि 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मेजोरिटी, तो इसके लिए हम इनको याद करते हैं। व्हेन ओपन स्काईज अग्रीमेंट वाज साइंड, ओपन स्काईज अग्रीमेंट कब साइन हुआ है? किसी को याद आ रहा है ओपन स्काईज अग्रीमेंट? ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। ओपन स्काईज अग्रीमेंट जो है वो 2005 में साइन होता है इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। एंड ये जो पॉलिसी है ओपन स्काईज की, वो बेसिकली बोलती है कि बायलेटरल अग्रीमेंट है जो अलाउ करेगी एयरलाइंस को दोनों कंट्री के कि वो फ्लाई करे फ्रीली उनके बीच में, ठीक है। और इसकी वजह से ये एक माइलस्टोन होता है, एक कहते हैं ना एक मेजर पॉइंट होता है एविएशन इंडस्ट्री में, जो बेनिफिट करता है कि एयरलाइन रूट्स को आप बढ़ा सकें, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें, जिसके लिए ऑप्शंस आते हैं, टूरिज्म एनहांस होता है, जो भी आपका डायस्पोरा, आपका इंडियन डायस्पोरा जो यूएसए में रह रहा है उनको आने जाने में ईजी हो, तो उसी बारे में ये ओपन स्काईज अग्रीमेंट जो है साइन हुआ था 2005 में इंडिया एंड यूएसए के बीच में। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ओके। यूएस इंडिया न्यूक्लियर पैक्ट, 1962 चाइना इंडिया वॉर, इमरजेंसी ऑफ ब्रिक्स नेशन, सेंट्रल एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी, ये हमारे ऑप्शंस है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, याद रखना। हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट जो है बेसिकली वो आपका आया था 1962 चाइना इंडिया वॉर में, एंड बेसिकली यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है ये बेसिकली ये देख रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि इंडियन आर्मी का जो परफॉर्मेंस था, कि इंडियन आर्मी कैसे लड़ी है 1962 के वॉर के टाइम पे, उसको ये लुक इनटू करता है। एंड बेसिकली ये देखता है कि आइडेंटिफाई करता है एक ऐसे एरिया को जहाँ पे इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ है 1962 में, वो इंडिया क्यों हारी है, उसके रीजंस को बेसिकली ये देखता है। तो 18th वाले का आंसर है 18th वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1962 साइनो इंडिया वॉर, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑब्जर्व्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेहरूवियनिज्म लाइक मिलिटेंट नेहरूवियनिज्म, क्लासिकल नेहरूवियनिज्म एंड पोस्ट कोल्ड वॉर नेहरूवियनिज्म, ठीक है। इसका मैं सिंपल से आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है आपका स्टीफन कोहेन, ठीक है। इसका आंसर है स्टीफन कोहेन। अगर आगे किसी पेपर में आपको टकराए क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत घबराना, इसका आंसर याद कर लो, स्टीफन कोहेन है। जॉर्ज स्टेनहैम, कांति वाजपेयी, इंडियन स्ट्रैटेजिक थॉट के बहुत मेजर थिंकर्स हैं। इनको अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप इनकी बुक्स को फॉलो अप कर सकते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, द आइडियोलॉजी दे प्रेजेंट टू यू। एंड किसी ने अगर पेपर ले रखा है इंडियन स्ट्रैटेजिक थॉट, सोरेन सर का पेपर है, तो आप तो बस बल्ले बल्ले हैं, आप पढ़िए, इसको बहुत मजा आएगा, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। हु कॉल्ड नेहरू, पटेल एंड आजाद एज एन ओलिगार्ची विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखा है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड की कॉन्सेप्ट, जिसको मैं हर बार बोलती हूँ अपनी क्लास में कि उसको देख के आओ, क्योंकि PYQs जो है उसमें से 1 या 2 आपको जो है आएगा ही आएगा। नेहरू, पटेल एंड आजाद को ओलिगार्ची कौन बोलता है? ओलिगार्ची मतलब 3 की तिकड़ी कौन बोलेगा? मॉरिस जॉन्स बोलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इसका काम ही नहीं है, मॉरिस जॉन्स तो स्टेट पे काम करता है। केसी वियरे, क्वाजी फेडरल, स्टेट पे उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर से काम नहीं है। आइवर जेनिंग्स का भी काम नहीं है। बचते कौन है? ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन 20th का है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैनविल ऑस्टिन, जो बेसिकली नेहरू, पटेल एंड आजाद को बताते हैं ओलिगार्ची विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो विद दिस वीडियो मैं करती हूँ एंड। सो वीडियो मैंने आज फिर आपके लिए 20 PYQs लेके आई थी, ठीक है। एंड आपके लिए मैं डेली कुछ ना कुछ PYQs और लेते आऊँगी पेपर तक, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होती रहे। उसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मेरी वीडियोस को देखिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन तो गैदर होगी पेपर की तैयारी में भी हेल्प आउट होगी।
उसी के साथ पेपर नज़दीक आ रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ हैं, बीए के एमए के सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस के। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी पेपर में, यू कैन ऑलवेज 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 रीच आउट टू मी ऑन माई मेल और ऑन माई टेलीग्राम चैनल। उसी के साथ नेट का एग्ज़ाम है, प्लीज़ वर्क हार्ड। ओके 2 महीने हैं, आई नो इट्स अ वेरी लेस टाइम, बट अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है अपने मास्टर्स के टाइम पे, यू विल श्योरली क्रैक दिस पेपर। एंड जितना हो सके आप PYQ सॉल्व करिए, जितना हो सके आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखिए, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज आउट। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच ऑल माई वीडियोज़। थैंक यू।